इसके जो 3 बेसिक पार्ट्स आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किए थे, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इसके अलावा आप लोगों ने न्यूक्लियर प्लाज्म को ड्रॉ किया था, एंटी न्यूक्लियोलस को ड्रॉ किया था। इस वीडियो में हमने उन तीनों पार्ट्स के फंक्शंस को देखना है। तो पहले जो भी हम देखेंगे वो है न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर कहाँ पे प्रेजेंट थे? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो आपने इस तरह से स्पेसिस उसमें ड्रॉ की थी, और ये स्पेसिस के अंदर जो पोर आप लोगों ने कहा था न्यूक्लियर पोर, वो बेसिकली ऑक्टागोनल शेप का होता है। इस ऑक्टागोनल शेप के न्यूक्लियर पोर के अंदर आउटर साइड पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनर साइड पे ल्यूमन प्रेजेंट होती है। ल्यूमन किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है उसे हम कहते हैं, लाइक कोई भी आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल एम्प्टी स्पेस है, उसे आप ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, तो आउटर साइड पे फाइबर्स प्रेजेंट हैं और इनर साइड पे न्यूक्लियर पोर के ल्यूमन प्रेजेंट होती है। ये हमने ल्यूमन ड्रॉ की है इनर साइड पे। ये न्यूक्लियर पोर जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसके साइज की अगर हम बात करें तो ये 800 ऑंगस्ट्रॉम है। 800 ऑंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है न्यूक्लियर पोर का। बिकॉज हमने पहले बात की कि न्यूक्लियर पोर का जो आउटर रीजन है वहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इनर जगह जो है ये खाली होती है, तो ल्यूमन का साइज जहाँ से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, बेसिकली ये न्यूक्लियर पोर क्या कर रहा होता है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट किसकी करनी है? बिकॉज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स है, तो न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ साइटोप्लाज्म में जानी है या साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज़ न्यूक्लियस में जानी है, तो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसफर होती है। और इस न्यूक्लियर पोर का साइज क्या है? 800 ऑंगस्ट्रॉम, और इंटरनल जो इसका ल्यूमन का साइज है वो है 500 ऑंगस्ट्रॉम। और शेप में आपको पहले बता चुकी हूँ, इसकी शेप है ऑक्टागोनल, और इसका नंबर वेरी करता है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर 1000 से लेके 10,000 तक। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको पता है हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का शो किया हुआ है, हम बाकी सारी मेम्ब्रेन को ड्रॉ नहीं कर रहे। ये उसका आउटर कवर है मेम्ब्रेन का, और ये हमने इनर कवर ड्रॉ किया हुआ है। आउटर साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हमने लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा। और इनर साइड पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये सारी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी। बिकॉज इनर मेम्ब्रेन का बहुत छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो बस उसी के साथ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, उसकी इंटरनल साइड पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं कि ये फिब्रिलर लैमिना है। ये फिब्रिलर लैमिना बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन्स का बना होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर था जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
ये हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स को ड्रॉ किया। इनर मेम्ब्रेन के साथ एक प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन है जिसे हमने फाइब्रिलर लैमिना बोला, और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और स्ट्रक्चर में हमने ऑक्टागोनल शेप का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और पाइप का जो इंटरनल एम्प्टी स्पेस थी उसे हमने बोला ये ल्यूमन है। ल्यूमन का साइज 500 एंगस्ट्रॉम है, और टोटल जो हमारा न्यूक्लियर पोर है उसका डायमीटर हमने यहाँ पे लिखा कि ये 800 एंगस्ट्रॉम है। ऑक्टागोनल शेप का होता है। इसके अलावा ये जो ल्यूमन है न्यूक्लियर पोर के अंदर, ये एक प्रोटीन से फिल हुई होती है, उसे हम कहते हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन है। ये बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस की इनर साइड पे और आउटसाइड पे मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, सो अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो कि हमने न्यूक्लियस का लास्ट वीडियो में लिखा था वो था न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड इस न्यूक्लियोप्लाज्म की एक पीएच की अगर हम बात करें तो ये स्लाइटली बेसिक होता है। आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी मटेरियल की पीएच अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, अगर मोर देन 7 होगी तो वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। तो ये 7 से अबव है तो इट मीन्स कि न्यूक्लियोप्लाज्म की जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक है। इसके अलावा हम इसके साथ +-2 लिख देते हैं कि इसमें 7.6 या 7.2 की रेंज में इसकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म की पीएच है वो हो सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम्स किस टाइप के होंगे, बिकॉज न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है, इट मीन्स के डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपीज बनानी होती हैं, और ये रिएक्शन करवाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, इसमें बहुत से एंजाइम्स हैं, लेकिन मैं जो मेजर एंजाइम है वो लिख रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है। बट डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जस्ट ये एक एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत से और एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक हेलिकेज, लाइगेज, टोपोइसोमेरेज। वो बाकी भी सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैंने मेजर एंजाइम यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, और आरएनए की सिंथेसिस करवाई जाती है, और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जस्ट मेजर एंजाइम्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स के अलावा कुछ मेटल आयंस हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, और ये मेटल आयंस क्या काम करते हैं, ये उन सारे एंजाइम्स को एक्टिव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जो कि रेप्लिकेशन के लिए या फिर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये मेटल आयंस इन एंजाइम्स को नहीं दिए जाएंगे तो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे, और एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो अपना वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, मेटल आयंस वो मैग्नीशियम हो सकता है, वो मैंगनीज हो सकता है, कोई भी ऐसा आयन जो कि एंजाइम को एक्टिव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बिकॉज डीएनए से आरएनए की जो सिंथेसिस है, आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। ये तीनों टाइप्स के जो आरएनए सिंथेसाइज करवाए गए हैं वो थोड़े से टाइम के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्टोर करवाए जाते हैं, और फिर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू इन्हें साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 2 बेसिक कंपोनेंट्स देखे कि जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स हैं उनकी शेप क्या होती है, उसका डायमीटर क्या होता है, और वो क्या काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म का पढ़ा कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उसकी पीएच क्या होती है।
ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा होता है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इन दोनों प्रोसेस के लिए बहुत से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से दो बेसिक्स हमने यहाँ पे लिख ली हैं। तो वो सारे एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो इसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ किया था। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोलस का क्या रोल है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस को फंटोना ने डिस्कवर किया था ईल के सेल्स में। फंटोना साइंटिस्ट है जिसने ईल सेल्स में न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस है इसे कोई भी मेम्ब्रेन रैप नहीं कर रही होती है, सो नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। वाइल न्यूक्लियस के केस में आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको रैप करती है। बट कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं न्यूक्लियोलस के रीजन में। फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे हैं, तो इस तरह का स्फेरिकल शेप के कुछ फाइबर्स जो हैं ये खुद को अरेंज किए हुए होते हैं। ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ये क्रोमेटिन फाइबर्स ही होती हैं, लेकिन इन क्रोमेटिन फाइबर्स ने खुद को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि एक मेम्ब्रेन की शेप में अरेंज हुए हुए हैं। इस तरह से लुक आ रही है जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वाइल ये वाला जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स कुछ इस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि इसकी अपीयरेंस इस तरह की है, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन की तरह आपको ये फील होते हैं। वाइल ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स ही हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोलस के रीजन में खुद को इस तरह से अरेंज करवाते हैं और मेम्ब्रेन की एक लुक देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, जिसे हम कहते हैं ये पार्स अमोर्फा है। और इस पार्स अमोर्फा के अंदर बेसिकली ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रिकर्सर यूनिट्स हैं किसी भी राइबोसोम्स के। तो जिसमें से प्रिकर्सर यूनिट्स में से राइबोसोमल आरएनए इसके पेरिफेरल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये राइबोसोमल आरएनए कंबाइन करके आगे जाके राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है पेरिफेरल रीजन में ये बेसिकली राइबोसोम्स को बनाने वाले यूनिट्स होते हैं। वाइल इसके सेंटर में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आरएनए के होते हैं। तो न्यूक्लियोलस के आउटर रीजन में जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं इसे आप पार्स अमोर्फा कहते हो, और इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसमें राइबोसोम्स को बनाने वाले प्रिकर्सर यूनिट्स हैं, और राइबोसोम्स को राइबोसोमल आरएनए बनाता है। वाइल न्यूक्लियोलस के सेंटर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं, ये आरएनए के होते हैं। ओके, सो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो आप लोगों ने लास्ट स्ट्रक्चर में पढ़े थे उसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स है उसका डायमीटर क्या है, उसकी शेप क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोलस की शेप क्या होती है, उसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा हम लोगों ने क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि न्यूक्लियर प्लाज्म में ड्रॉ किए थे उसको देख लेते हैं कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो किस शेप में होते हैं, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो तब किस शेप में होते हैं।
लास्ट एंड फोर्थ चीज जो भी हमें देखनी है वो है क्रोमैटिन फाइबर्स। एंड ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये टू टाइप्स के होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन किसी भी ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स को आप कहते हो जो कि लूजली पैक हुआ होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें हो सकती है यूक्रोमैटिन में, ये एक्टिव होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पॉसिबल होती है। ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होती है, इट मीन्स कि डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड किया जा सकता है, और रीड करने के बाद उसे आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। वाइल हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स का ऐसा पोर्शन होता है जो कि इनएक्टिव है, और ये इनएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज ये टाइटली पैक है और इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इंफॉर्मेशन को रीड करना पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, इट मीन्स के डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और आरएनए से प्रोटीन्स नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सो क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन जो है ये एक्टिव होता है और इसकी रीडिंग को पॉसिबल होता है करना, और अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं तो इट मीन्स कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। अगर वो टाइटली पैक है, उसको रीड नहीं किया जा सकता, तो हम कहते हैं इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना पॉसिबल नहीं है, तो आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकता। ठीक है, सो हेट्रोक्रोमैटिन वर्ड है। ओके, जैसे ही कोई भी सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, डिवीजन टू टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये खुद को फोल्ड करके कुछ इस तरह की शेप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस स्टार्ट होती है, ये खुद को फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद वो कुछ इस तरह की शेप आ जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, इसको देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये हमें कब नजर आता है? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब हमें ये क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तब ये क्रोमोसोम्स किस में चेंज हुए होते हैं? ये क्रोमैटिन फाइबर्स में चेंज होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज होते हैं। ये जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगी ये खुद को क्रोमोसोम में चेंज कर लेता है। ठीक है, सो अब हम क्रोमोसोम्स के डिफरेंट रीजन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फोल्डिंग के बाद जो डीएनए हमें मिलता है वो कुछ इस शेप का होता है कि यहाँ पे एक स्वोलन आपको साइट नजर आ रही होती है, और इस स्वोलन साइट को हम कहते हैं ये सेंट्रोमियर है, और स्वोलन साइट की अपर साइड पे आर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है इस तरह से, और लोअर साइड पे भी। ये जो स्वोलन साइट अभी हमने ड्रॉ की है इसकी आउटर साइड पे एक प्रोटीन अटैच हुई होती है जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करती है, जिसके साथ आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। सो ये जो पोर्शन हमने ब्लैक में ड्रॉ किया था इसे आपने सेंट्रोमियर बोला, और जो ब्लू प्रोटीन हमने ड्रॉ की है दिस प्रोटीन इज कॉल्ड काइनेटोकोर, और ये जो दो आर्म लाइक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं इसे हम कहते हैं ये क्रोमेटिड्स हैं। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ये क्रोमेटिड्स खुद को दो में चेंज कर लेते हैं, और दो के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपके पास आ जाता है।
दो जो आपके पास आम आए हैं, ये एक आम था पहले, एक ही साइड के दोनों आर्म्स को, ये फॉर एग्जांपल एक ही साइड पे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये डुप्लीकेशन क्यों होती है, ये डबल क्यों होते हैं, ये हम सेल डिवीजन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के दो बेसिक रीजन्स होते हैं, एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड। जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ये क्रोमेटिड का नंबर डबल हो जाता है और दोनों को हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं। एक को हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिड है। और सेंट्रोमियर की आउटर साइड पे एक प्रोटीन उसे कवर कर रही होती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम इस डीएनए की बात करें, ये जो क्रोमोसोम हमने ड्रॉ किया है, इस क्रोमोसोम की कंपोजिशन में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट डीएनए एंड सेकंड मॉलिक्यूल जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन्स हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। डीएनए वो पोर्शन है क्रोमोसोम का जो कि जीन्स को कैरी करता है। डीएनए बेसिकली अगर हम थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करें तो ये इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो कितना होना चाहिए, वो डीएनए का ये वाला पोर्शन कंट्रोल करता है। इसके अलावा ह्यूमन किसी की भी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल करेगा। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर एग्जांपल स्किन कलर को कंट्रोल करता है। ये हमने इंटेलिजेंस के लिए लिया और ये हमने हाइट के लिए लिया था। ओके, अब हमने 3 डिफरेंट पोर्शंस ड्रॉ किए हैं डीएनए के ऊपर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और डीएनए के वो पोर्शंस जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये जीन है। ये इतना पोर्शन जो है ये फर्स्ट जीन है, और ये जीन क्या काम कर रही है, ये हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेकंड जीन है डीएनए के ऊपर, जो सेकंड सेगमेंट है, जो पोर्शन है वो हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। थर्ड पोर्शन जो है ये स्किन कलर को कंट्रोल करता है। हाइट की जो जीन है वो इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, और इंटेलिजेंस की जो जीन्स है वो हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर किसी भी डिसऑर्डर की वजह से ये जीन डिस्टर्ब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो तब उस ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डीएनए के ऊपर सेगमेंटेशन हुई होती है। अगर ये डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो कैरेक्टर कंट्रोल नहीं हो सकता, और वो एक सेगमेंट जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये जीन्स हैं। तो डीएनए जो है ये जीन्स कैरी कर रहा है, तो इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, इट मीन्स के इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जीन्स के बारे में, और जीन्स की इंफॉर्मेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी करैक्टर्स हैं, हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन्स बननी है, कौन से मॉलिक्यूल स्टोर करवाए जाने हैं, किस तरह से बिहेवियर होगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, डीएनए के ऊपर, और जीन की प्रेजेंस की वजह से हम डीएनए को कहते हैं कि ये जेनेटिक मटीरियल है, और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से हम क्रोमोसोम को कहते हैं कि ये जेनेटिक मटीरियल है। बट डीएनए के साथ हमने क्रोमोसोम की कंपोजिशन के अंदर प्रोटीन्स भी लिखी हुई हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं ये जस्ट डीएनए को फोल्ड करने में हेल्प आउट करती हैं। इसकी डिटेल हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो बिकॉज सेल का साइज बहुत स्मॉलर होता है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे इस तरह से फोल्ड करके रखा जाता है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पता है जीन्स हैं, लेकिन ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये क्या काम करती हैं कि ये प्रोटीन्स एज अ मैग्नेट वर्क करेगी और इस फोल्डिंग को इस तरह से मेंटेन रखती हैं और फोल्डिंग को ओपन नहीं होने देती हैं। ठीक है, और फोल्डेड फॉर्म में डीएनए को रखना क्यों होता है, सो दैट स्मॉलर स्पेस जो है वो उसके अंदर इजीली रह सके।
तो डीएनए जीन्स कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है हमारे कैरेक्टर्स के बारे में, और प्रोटीन्स डीएनए को रैप करने में हेल्प आउट करती हैं, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके बेटे, सो यहाँ पे न्यूक्लियस का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी सेल के अंदर फिक्स होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी एक स्पीशीज के अंदर, फॉर एग्जांपल हम सारे ह्यूमंस की बात करें, उसमें मेल्स आ जाएंगे या फीमेल आ जाएंगी, जितने भी स्पीशीज के मेंबर्स हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये फिक्स होता है। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सोमैटिक सेल में डबल होता है एंड जर्म सेल्स में हाफ होगा। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं और जर्म सेल्स क्या होती हैं? जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन करवाती हैं। तो अगर हम ह्यूमंस के केस में ही देखें तो अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो फीमेल के अंदर जर्म सेल है वो एग होता है, ये रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प आउट करता है। और मेल के अंदर जो जर्म सेल है, मेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पर्म होता है। तो किसी भी फीमेल की बॉडी में जर्म सेल है वो एग है, और मेल की बॉडी में जर्म सेल है वो स्पर्म होता है। एग एंड स्पर्म को निकाल के बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल की बॉडी में एग को निकाल के उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स होंगे। भाई ये वाला जो सेल है इसे हम कहते हैं कि ये जर्म सेल है। इन केस ऑफ मेल इस वाले सेल को निकाल के बाकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स होंगे, और इस सेल को आप क्या कहते हैं, ये जर्म सेल है। अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, तो जर्म सेल्स में एग एंड स्पर्म इसका नंबर हाफ होगा, और हाफ कितना हो जाएगा, ये 23 दोनों के अंदर होगा। और ऐसा क्यों होता है ये इंशाल्लाह हम सेल डिवीजन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बिकॉज सोमैटिक सेल के अंदर नंबर डबल है तो इसे हम लिखते हैं कि ये 2n है, और इसे हम डिप्लाइड पढ़ते हैं। एंड जर्म सेल्स के अंदर ये नंबर हाफ होता है तो इसे हम लिखते हैं कि ये n है, और इसे हम पढ़ते हैं कि ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर डबल होता है। जर्म सेल्स वो जो रिप्रोडक्शन करवाती हैं, वो फीमेल के अंदर एग है और मेल में स्पर्म है। एग एंड स्पर्म को निकाल के बाकी जितने भी सेल्स होते हैं मेल एंड फीमेल की बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं कि ये सोमैटिक सेल्स हैं।